ऑडिबल? हेलो, नेटवर्क, एक मिनट, नेटवर्क है। दिख रहा है ना स्क्रीन? 79 पे किया, समझ आ गया? के को हमने 79 पे कर दिया, तो के कैपिटल। तो पहले वो लोग लाएंगे ना कैश, क्योंकि इधर दिया है कि FNG agreed to bring sufficient cash to discharge claim। तो हाँ, फिर सर टू एफ कैप टू जी कैप आएगा ना? टू एफ पहले कैप टू जी बैंक कैप टू नहीं, F to G। बैंक टू एफ टू जी आएगा, बैंक टू एफ टू जी। तो लेकिन पहले कितना वो लाएंगे? 75। 79। हाँ 79 कौन से रेशियो में? 3:2। अपना ही। उधर दो कंडीशंस है, देखो। पहले ये पे ऑफ करो, ये पे ऑफ किया आपने, ए कैपिटल टू बैंक। प्रैक्टिकली है ना, वो लोग पहला पैसा लाएगा, कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेगा, और फिर हम लोग पे कर देंगे। ये एंट्रीज में अपने को थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा अमाउंट ढूंढने के लिए। तो पहले तो के को पे ऑफ कर दो आप। के को पे ऑफ कर दिया 79, और बैंक में आ गया बाय के कैप 79। यहाँ तक क्लियर? पैसे लाएंगे वो लोग, टेंशन मत लो। वो लोग कितने पैसे ला रहे हैं पढ़ो उधर ध्यान से, खाली के को डिस्चार्ज करने वाले नहीं, और भी कुछ पैसे ला रहे हैं वो लोग। बैंक बैलेंस 75 रखना, बैंक बैलेंस 75 रखना, कैपिटल प्रोपोर्शनेट बनाना है। अब याद है हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल किया था कल, तो आपको एक चीज बताई थी, रिटायरमेंट में अगर आपका कैपिटल प्रोपोर्शनेट है, रिटायरमेंट में अगर आपका कैपिटल प्रोपोर्शनेट रखना है, तो क्या पता होना जरूरी है? बेस कैपिटल। टोटल कंसोलिडेटेड कैपिटल, टोटल कंसोलिडेटेड टोटल कैपिटल पता होना जरूरी है। आप किसी थर्ड पार्टनर का बेस लेके तो कर नहीं सकते यहाँ पे। वो सब एडमिशन में होता था, न्यू पार्टनर का बेस लेके हम लोग PSR में बना देते थे कैपिटल, राइट? यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल पता होगा तो ही आप उसको प्रोपोर्शनेट कर पाओ। तो रिटायरमेंट और डेथ में टोटल कैपिटल, जैसे लास्ट समय हमने किया था 28,000, 28 ही था ना, आई थिंक 28 was divided between the new partners in the ratio 5:3। 5:3 का न्यू रेशियो था, 28,000 आपने डिवाइड कर दिया था उसको। सो टोटल कैपिटल आपको पता होना जरूरी है। पार्टनर्स डिसाइड करेंगे आज के बाद हम लोग इतना कैपिटल रखेंगे, न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, उसका फिर सरप्लस डेफिसिट है वो लोग लेके आएंगे बैंक से। तो यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल तो नहीं दिया है, बट आपको एक हिंट दी गई है। क्या आप टोटल कैपिटल ढूंढ सकते हो? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल नहीं दिया आपको, आपको बैंक बैलेंस दिया है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? आपको 75 रखना है फॉर रेगुलर रिक्वायरमेंट, दैट इज द मीनिंग। वर्किंग कैपिटल इज नॉट 75, बैंक बैलेंस इज 75। बैंक बैलेंस यू तो नीड टू बैलेंस कीप शीट फॉर बना टोटल। के आ जाएगा ना? बैलेंस शीट बना के आ जाएगा टोटल कैपिटल। हाँ, बैलेंस शीट बना के आ जाएगा टोटल कैपिटल। बैंक का वैल्यू फिक्स्ड है, सन्ड्री एसेट्स रीवैल्यूड, इन्वेंटरीज एंड ट्रेड आर आल्सो रीवैल्यूड, और ट्रेड पेबल्स आर आल्सो फिक्स्ड, तो कैपिटल मिल जाएगा ना? समझा कि नहीं क्या बोला? आपको कभी भी याद रखना, रिटायरमेंट और डेथ में प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए आपको टोटल कैपिटल पता होना चाहिए, नंबर 1। टोटल कैपिटल दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हाउ टू फाइंड आउट? कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ढूंढने का, तो कुछ हिंट दिया होगा। तो यहाँ पे हिंट दिया आपको बैंक बैलेंस। They have told you that your bank balance should be kept at 75,000। आपका बैंक बैलेंस 75 होना जरूरी है, तो आपके बैलेंस शीट में 75 का बैंक बैलेंस जाना चाहिए। तो लेट्स ट्राई एंड मेक द बैलेंस शीट। देखो क्या होता है, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट वर द सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स? 1,50,000 अर्लियर, अभी क्या हो गया, बढ़ गया है अपवर्ड बाय 30,000, so they have become 1,80,000। Inventories were 50, इन्वेंट्रीज आर 50, ये हो गया है बढ़ के 10,000, तो ये हो गया है 60,000। ट्रेड रिसीवेबल और ये BR साथ में दिखा दो। ट्रेड रिसीवेबल्स 70,000 लेस
रीवैल्यूड लिखो या बैड डेट्स लिख दो. 5,000 से गया, so it is now 65. Got it? Then बैंक. बैंक अभी कितना रखना है अपने को? 75 रखना है. अभी बैंक 75 रखना है. नॉर्मली अब लोग सब करने के बाद बनाते थे, अभी ये पहले ही बना रहे हैं बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल. तो ये सब फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है अभी. देयर इज नो चेंज ओवर हियर. नॉर्मली आपको क्वेश्चन में है ना टोटल कैपिटल दे देते हैं, तो आपको बैंक एज अ बैलेंसिंग फिगर मिलता है. कैसे? आप टोटल कैपिटल लिखते हो, फिर आपको सरप्लस डेफिसिट जो बैंक में जाता है, और फिर आप बैंक का बैलेंस ढूंढ के लिखते हो. राइट? यहाँ पे आपको दूसरी तरीके से आंसर ढूंढना है. आपको टोटल कैपिटल नहीं दिया, आपको बैंक बैलेंस दे दिया, तो बैंक बैलेंस की हिंट है यहाँ पे. ये दे दिया, ये फिक्स रहना चाहिए. तो यहाँ से रिजर्व तो हो गया अपना कैपिटल में. ट्रेड पेएबल एक बच्चा है, तो ट्रेड पेएबल तो आई थिंक सेम अमाउंट है, दैट इज 50,000. So in that case, what will be your total capital? Don't write, just tell me. 30. What will be your total capital? 3,30,000. 3,30,000. 3,30,000. Okay, 3,30,000 is your total capital. Now this is the final capital. यही balance sheet में जाता है exactly. Are you understanding? और एक ठीक से कर सकते हैं ना, Yeah. पूरा कैपिटल से ऐड करके और फिर कैश का जो बचा वो Capital से कैपिटल सब ऐड करो, हाँ, और फिर जो बैंक में जो बैलेंस बचा है वो ऐड कर दो, तो उन्हें 3 लाख दी आ रहा है. कैपिटल सब ऐड करो मतलब कौन सा कैपिटल? 4G का कैपिटल ऐड करो, और जो एफ में 10,000, हाँ, हाँ और फिर डेबिट वाला माइनस करो, हाँ, फिर जो बैंक का जो बैलेंस बचा वो ऐड कर दो. 75,000 नहीं, जो 104 बचा. 104 बचेगा जो बैलेंस उसमें. हाँ राइट, दैट वाज करेक्ट. बराबर है, वो भी कर सकते हो आप. क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ कैपिटल प्लस योर बैंक बैलेंस, जो नेट बचा उतना ही पैसा वो लोग इधर कैपिटल में होगा इनका. परफेक्ट, ट्रू. और एक तरीका आपको बैंक के थ्रू भी बताता हूं मैं. तो ये हो गया आपका कैपिटल. अभी कैपिटल कितना मिला आपको? 3,30,000. The total capital to be kept between F and G is equal to rupees 3,30,000. ये 3,30,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे आप? प्रोपोर्शनेट बोला ही आपको, राइट? दैट इज 3:2. डिवाइड करो इसको 3:2 में. 566 into 3, 198,000, 132,000. 198 and 132 आ रहा है. ये हिंट आपको लास्ट सम में दी गई थी, याद है? 28,000 के फॉर्म में. यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया, थोड़ा टिल्ट करके दिया. आपको बोला कि बैंक में आपको 75 रखना पड़ेगा, तो हमने ठीक है बैंक में 75 रख दिया. पहले ही बैंक पता चल गया, तो एसेट्स तो रेडी है, माइनस लायबिलिटी किया तो कैपिटल मिल गया. कैपिटल को डिवाइड कर दिया एनआर में. जो फ्यूचर में बनने वाली बैलेंस शीट थी वो पहले ही बना दी हमने. आज के बाद इनको अभी कैपिटल रखना है 3,30,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2, 198 एंड 132. तो ये जाएगा आपका इधर पार्टनर कैपिटल, that is between F cap and G cap. This is 198 and 132. Total is 3,30,000. and ये आपका बैलेंस बन जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस CD 198 and 132 इसमें, सॉरी 198 and 132. कोई भी सर्कमस्टेंस में, रिटायरमेंट या डेथ में आपको टोटल कैपिटल पता होना चाहिए. पता नहीं होगा तो आप प्रोपोर्शनेट नहीं ढूंढ पाओगे. समझ में आई बात? एडमिशन में आप बेस लेके कर लोगे, यहाँ पे टोटल चाहिए. टोटल लेना आपका टारगेट होगा पहले. कभी भी डायरेक्टली दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो ढूंढने का कोई ना कोई हिंट तो होगा ही.
तो ये कैपिटल आपका बैलेंस हो गया। अब जो चाहिए आपका वो सरप्लस और डेफिसिट आप ऑटोमेटिकली ढूंढ लोगे, यहाँ से मिल जाएगा आपको, बाय बैंक करके आ जाएगा आपका, इतना पैसा वो ला रहे हैं, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका 132,000 है डेबिट में, 132, 34,000 ये कितना लाएगा, F 70,000 और G 34,000। 34, एफ का टोटल कितना है, 208, 208। अब लेट अस पुट दिस फिगर इन द बैंक, बैंक विल ऑटोमेटिकली टैली, सेल्फ टैली होगा ही। बैलेंस आपको चाहिए 75, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 एफ कैप एंड 2 जी कैप, ओके, दिस इज 70 एंड 34, चेक करके देख लो, और बैंक विल टैली 154। 154 पे टैली हो रहा है। ये सीधा जाने के बदले खाली पजल के फॉर्म में दिया है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली तो क्या है, 79,000 देना है, तभी डिसाइड करेंगे कितना एफ को लाना है, कितना जी को लाना है, फिर कैपिटल प्रोपोर्शनेट रखने का डिसाइड करेंगे, इतना कैपिटल रखना है, इतना एफ लाएगा, इतना जी लाएगा। ऑटोमेटिकली प्री डिसाइडेड अमाउंट्स होते हैं, आपको खाली रिकॉर्ड करने होते हैं। बट यहाँ पर थियोरी है, तो थियोरी में घुमा फिरा के दे सकते, घुमा फिरा के कैसे देंगे, आपको सीधा सीधा कैपिटल नहीं देंगे, सम हिंट विल बी गिवन। तो यहाँ पे बैंक का था, कभी अभी इसमें दिया था कि उसको डिस्चार्ज करके बैंक बैलेंस 75 रखना है, कभी कभी आपको बोलेंगे उसको लोन में रखना है और बैंक बैलेंस 75 चाहिए, या उसको लोन में रखना है एंड देयर शुड बी अ मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ 10,000 रुपीज, ऐसा उसको लोन में ट्रांसफर करना है। तो लोन में ट्रांसफर करना है तो इधर 2 बैंक के जगह क्या हो जाएगा, 2 लोन हो जाएगा। और लोन कहाँ जाएगा, लोन अगर लोन में रखा है तो लोन कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। तो यहाँ पे एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपका कैपिटल घट जाएगा, वो बन जाएगा आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो डाल दो ऊपर और वापस बाय कैश बाय बैंक, ऑटोमेटिकली गेट द बैलेंस इन फिगर। So what if under some circumstance the cash or the bank account does not tally at 75? होगा So how do we, नहीं अगर कोई भी नहीं हुआ तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में कैसे एडजस्ट करेंगे? इम्पॉसिबल है वो ना, क्योंकि तुमने वही अमाउंट्स लिया है, बैंक को तुमने 75 पकड़ के ही कैपिटल ढूंढा है। अगर मैंने क्या किया, इधर कैपिटल ढूंढने के लिए बैंक 75 लिखा ना पहले, तब जाके कैपिटल उतना मिला। अगर मैं बैंक का यहाँ पे 50 कर दूं और चेंज करूं और अमाउंट ट्रांसफर करूं तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस विल बी 50। बैंक से ही स्टार्टिंग पॉइंट लिया है ना मैंने, वो मिलेगा ही तुम। वो डिसोल्यूशन जैसा है, हम लोग डिसोल्यूशन करते थे याद है, जितना पैसा पार्टनर को देना होता है उतना ही बैंक में पड़ा होता है, वही लॉजिक है यहाँ पे। आपके बैंक में आपने 75 रखा, वो 75 कैसे रखा, पार्टनर ने इतना पैसा लाया, कितना पैसा लाया, एक उसको 79 जो देना था वो कॉम्पेंसेट करने के लिए लाया, और दूसरा अपना कैपिटल प्रोपोर्शनेट बना, जितना पार्टनर्स ने लाया उसके बाद ही वो बैलेंस 75 बचा, और वही आपने यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, वही उसको दिया है लोन में। इधर ऐसा सफिशिएंट कैश तो है, मतलब वो कैश और बैंक एक ही अज्यूम करना है हम लोग को, एक ही अज्यूम करना है यहाँ पे, कोई सफिशिएंट कैश बैंक, कैश वो कैश बैंक के ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में ही देखना है, बैंक अकाउंट है तो बैंक में, कैश है तो कैश में। इधर कैश अभी होगा ही नहीं, बैंक ही दिखेगा, और नहीं दिख रहा है तो भी बैंक ही अज्यूम करना है। इधर सब कुछ अभी बैंक से करना है आपको, खाली बेसिक वाला चैप्टर में आपको कैश चेक के लिए याद रखना है, कैश बुक के लिए कैश, चेक है तो बैंक, बाकी सब बैंक, रिकॉर्डिंग के लिए सब बैंक। तो कैसे ढूंढा हमने समझा, एक कॉमन लिंक है वो याद रखनी है आपको, खाली रिटायरमेंट डेथ में आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए टोटल कैपिटल पता होगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या यहाँ पे ढूंढना पड़ा, तो हमने ढूंढ लिया, बस प्रोपोर्शनेट कैपिटल डाल दो। रिटायरिंग पार्टनर का इससे कोई लेना है, अगर उसको लोन में देना है तो लोन में रख के लोन लिख दो लायबिलिटी में, फिर ढूंढो कैपिटल, अगर पे ऑफ कर रहे हो तो 2 बैंक, ऑटोमेटिकली आपका बैंक विल बी इक्वल, उतना ही पैसा लाएंगे जितना उसको देना था और जितना प्रोपोर्शनेट करने के लिए चाहिए था, 75 मिलेगा। कर लो, जर्नल करना है इसका, फटाफट जर्नल बना लो। हाउ मेनी एंट्रीज यू हैव? 7 आ रहा है। Number 1, number 2 for goodwill, number 3 for reval, number 4 for reval credit, number 5
number 6 and 7. Perfect. 7 entries, 7 journal entries उड़ा दीजिए. कभी कभी बैंक बैलेंस की जगह बोलेगा कि ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट रखो 10,000 रुपीज, तो कुछ नहीं है, बैंक को हटा के लाइबिलिटी में, तो बाय बैलेंस की जगह टू बैलेंस. ओवरड्राफ्ट बोल रहा है तो लाइबिलिटी में आ जाएगा, टू बैंक ओवरड्राफ्ट. और सर अगर 79,000 का रेशियो दिया रहता था तो हम वो उसी में डिवाइड कर देते ना. दिया और है फिर तो उस रेशियो में डिवाइड कर देते, तो पहले वो एंट्री आ जाती 79 वाले की रेशियो की. तो डायरेक्ट टू एफ कैप टू जी कैप नहीं होता था. नहीं, वैसा मत करो, क्योंकि दे आर गेटिंग द कैश और ऐसा दिया है ना, तो डायरेक्टली ट्रांसफर्ड एडजस्टेड इन कैपिटल तो कर सकते हो एफ जी के. ब्रॉड कैश तो पहले उसको पे करो और फिर रिसीव करो सेपरेटली, 2 एंट्री करना पड़ेगा. सर वर्किंग नोट दिखाओ ना. वर्किंग नोट, ये रहा वर्किंग नोट. सर डिस्चार्ज का नरेशन. डिस्चार्ज मतलब पेड ऑफ, बैलेंस इन केस कैपिटल पेड ऑफ ऑन रिटायरमेंट. क्या है उसमें? बैलेंस इन के वाला ना 79 वाला, being balance in case capital paid off on retirement, being balance in case capital paid off on retirement. फिर वो लोग एक्चुअली नरेशन पढ़ते हैं. बहुत रेयरली. गाना वाना मत लिखना, शॉर्ट में मेंशन कर देना मीनिंग क्या है, कन्वे करके दिखा देना, ज्यादा टेंशन मत लो. नरेशन दिखना चाहिए, नहीं दिखा, खाली दिखा तो किधर ध्यान जाता है और मार्क्स कट जाता है. सर थियरी क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स जाते हैं. थियरी क्वेश्चंस में मार्क्स जाते हैं मतलब कट होते हैं क्वेश्चन. हाँ. नहीं, थियरी आपको अकाउंट्स में तो है ही नहीं ना, 4 ही मार्क का थियरी है. वो जो 12 मार्क है ना, वो तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो 4 मार्क के लिए ट्रू भी और फॉल्स. 4 मार्क का थियरी में है ना, आपको एटलीस्ट पॉइंट वाइज लिखना है, थोड़ा डिटेल में अच्छे से. एक साइड भरनी पड़ेगी आपको 4 से 5 पॉइंट्स, यू गेट 3 4 भी मिल जाता है उसमें, 4 मार्क्स भी मिल जाता है. और कितना पढ़ना पड़ता है 4 मार्क के थ्योरी के लिए? पढ़ना है थोड़ा, वो ज्यादा है? करेंगे भी. सर आपका थोड़ा कि हमारा थोड़ा. पढ़ना मतलब बहुत ज्यादा नहीं है. विल डिस्कस. स्टार्टिंग का 4 चैप्टर्स में से आता है वो, मैं आपको मार्किंग सब दे दूंगा. ज्यादा नहीं पढ़ना है, समझो ना. 4 चैप्टर का मिला के भी कितना होगा, 25-30 पेजेस होगा मैक्स, 25-30 पेजेस, नॉट मच. थियरी ऑप्शन में निकलता है ना? नहीं ना, 4 मार्क का कंपलसरी है, 4 मार्क का थियरी कंपलसरी है, बाकी सब 96 मार्क आपका सॉल्विंग एंड ऑल एंड ट्रू और फॉल्स उसमें. जरा लेक्चर में देखो फोन करता है. हेलो हेलो, हाँ जरा लेक्चर में फोन करता है. अरे लेक्चर में भाई फोन करता है थोड़ा देर. हो गया 7 एंट्रीज. थियरी आपको 4 मार्क्स का करना ही है अटेम्प्ट. स्टार्टिंग वाले 3-4 चैप्टर्स में से आता है, we'll discuss those. और भी इम्पोर्टेंट थियरी बीच बीच में किधर है वो मार्किंग में दे दूंगा. ओन वर्ड्स में आप मेंशन करके लिख सकते हो, बट देयर आर फ्यू पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर, जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला चैप्टर है, कंटीजेंट एसेट्स कंटीजेंट लायबिलिटीज वाला एक है, वो थोड़ा आपको याद रखने वाला है. कंसेप्ट्स पूछ सकते हैं आपको. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वालिटीज है, वो पूछ सकते हैं. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, तो ज्यादा रट्टा मारने जैसा नहीं है, थोड़ा याद, मतलब वो कंटीजेंट एसेट लायबिलिटीज वाला थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट्स है, वो आपको याद रखना. बाकी तो ओन वर्ड्स, 80% इट इज ओन वर्ड्स, थोड़ा 20% उधर याद रखने वाला पॉइंट है. जैसे मैं आपको बताया था ना, पॉलिसीज में, पॉलिसीज कैन बी चेंज्ड on 3 conditions. Number 1, the change in standards. Number 2, change in law.
और बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये थोड़े पॉइंट्स वैसे कंटिजेंट एसेट एंड लायबिलिटी का रिकॉग्निशन बुक्स में आता है, कब आता है वो पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कराएंगे वो भी, अभी धीरे धीरे आई स्टार्ट। थियरी है ना, मैं एक साथ नहीं ले रहा हूँ, मैं एक साथ लूंगा ना बोरिंग लगेगा आपको सब एक साथ। तो व्हाट आई एम थिंकिंग दैट, और तो थोड़ा वो बर्डनसम भी लगता है एक साथ सब पढ़ने का। तो हर एक लेक्चर के बाद 5-7 मिनट्स विल डिस्कस थियरी। एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उड़ा देंगे। वो घर पे रीड कर लेना तो आपका वो थियरी रेडी हो जाएगा, और टेस्ट में वो छोटा सा पार्ट ऑफ थियरी विल टेक। ओके, लेक्चर के बाद, लेक्चर के एंड में, लेक्चर में इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, टेंशन मत लो। लास्ट का 5-10 मिनट बचा के एक्स्ट्रा तो सर किधर लेती है? एक्स्ट्रा मैं नहीं लेता कभी भी। चलो चलो नेक्स्ट वन, और कुछ अलग करते हैं आज। ये वाला समझा आपको, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला पार्ट है विद द हेल्प ऑफ बैंक। इसके बाद एक लोन का, टेक आउट सम नंबर 20th sum। बाकी 12 मार्क ट्रू और फॉल्स का तो गारंटी मिल जाता है। ट्रू और फॉल्स कैन कम फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, एनी चैप्टर। ओके, जैसे आपको पूछ लेगा कि यहाँ पे रिटायरमेंट में रिजर्व्स in the balance sheet are distributed only to the existing partner, so it's false. At the time of retirement the reserves are distributed to all the partners, so with reason you have to write true false करके एक reason, एक लाइन 2 लाइन में explain कर देंगे। दोस्त 12 मार्क्स are secured, बाकी sums है, ये 4 मार्क का आपको पढ़ना है। आ जाओ सम नंबर 20 पे। अभी कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों दिया है। अकाउंट में आप लिख सकते हो बैलेंस, नहीं भी लिखा तो चलेगा, डायरेक्टली बैंक अकाउंट बनाओ, सब कुछ बैंक से किया उड़ा दो, कैश को एज इट इज ही रखना है अनटच्ड। ओके, तो ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी डूइंग थ्रू बैंक। कैश को एज इट इज रख देना 150। द बैलेंस शीट ऑफ काशीनाथ एंड दीनानाथ एंड गुरुनाथ who are partners sharing profits and losses as 3:2:1 given below. I think the problem is all normal. I think reserves दिया आपको, capital दिया है, asset side में कुछ loss नहीं है। काशीनाथ retires from on 1st of January 2009, on which date the assets were valued as follows. 1st जुलाई को गया, जून तक का बैलेंस शीट दिया है, रिवैल्यूएशन दिया है। गुडविल पे देखो क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी टेकन एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। मैनेजेबल है ये, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 2 करोगे गुडविल, वो टोटल मिलेगी। अपने को क्या चाहिए उसमें, शेयर चाहिए। व्हाट इज काशीनाथ शेयर, व्हाट इज काशीनाथ शेयर इन गुडविल? काशीनाथ का शेयर इन गुडविल 3/6 मतलब हाफ। तो जो आपको गुडविल हाफ इज काशीनाथ का शेयर, and that will be distributed between whom, matlab who will give goodwill to whom? So I think Raghu and Dinanath and Gurunath will give it to Kashinath. So your entry will be Dinanath Gurunath to Kashinath. Is that clear? In which ratio? तो in gain ratio। अभी new ratio के बारे में कहीं कुछ specify करके दिया आपको? नहीं। No information about new ratio, तो you assume वो अपना first type हो गया, याद है? OR equals NR equals GR. So what's your GR over here? 3:2. 3:2 is your GR. 3:2 में you will divide that share of goodwill। यहाँ तक काशीनाथ गया है ना सर? सब सेम है। 2:1 काशीनाथ गया है, 2:1। 2:1 is NR, 2:1 is GR। 3 वाला गया है, 2:1 is NR, 2:1 is GR। उसमें डिवाइड करना है शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ तक सब सेम है। लास्ट पॉइंट पढ़ो, ऑन द आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू काशीनाथ ₹11,050 are to be given immediately on his retirement, and the balance is to be kept as his loan, which is to be paid in 3 years in equal installments with interest at the rate of 5% per annum. Prepare P&L adjustment balance sheet and loan account of Shri Kashinath। इस समय अपने को जर्नल नहीं करना है, लेजर बना लो, पूरा बैलेंस शीट बना लो, वहां तक सब सेम है। फिर अगला 3 साल का अपने को लोन अकाउंट भी बताना है, वो भी हम लोग करते हैं। मैनेजेबल है, सिंपल है, नया है। लास्ट पार्ट समझा आपको? 11,050 उसको पे ऑफ करना है और बाकी लोन में डालना है, ठीक है? 11,050 यू पेड ऑफ एंड बाकी का लोन। तो करते जाओ।
पहले लेजर खत्म कर दो। सर वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो ये ईयर कोई भी अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा ना, ये लोन हम लोग क्या कर रहे हैं, 31 दिसंबर 30 जून की बैलेंस शीट है, 1 जुलाई को सब प्रोसेस कर रहे हैं खत्म, और लोन बना के रख दे रहे हैं। अभी फ्यूचर 3 साल, मतलब जुलाई 2009 से जून 2010, जून 2011, जून 2012, वो 3 साल के ऊपर विल डिस्चार्ज दैट। सो एज ऑफ नाउ तो हम लोग खाली लोन बना के रखेंगे, फ्यूचर के 3 ईयर का हम लोग लोन अकाउंट बनाएंगे कैसा, उसमें आएगा इंटरेस्ट। यहाँ पे कुछ नहीं। जब पैसा यूज करोगे तब इंटरेस्ट जमा होगा ना आपका। यहाँ पे तो अभी लोन, जैसा बैंक ने लोन लिया है, अभी उसका लोन लिया है बिजनेस, यहाँ से आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू हो। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। सीधा बैंक ही बना देना, कैश एज इट इज चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में, नो चेंज। सर बैंक में कैश नहीं आएगा? कैश लिख सकते हो, टू बैलेंस बीडी दोनों लिख सकते हो, हाँ। फिर एंडिंग में कैश को वैसे ही लिखना, कैरी फॉरवर्ड बाय बैलेंस 150, चेंजेस सब एंट्री सब बैंक में ही करना, और फिर वापस कैश एट हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों दिखा देना बैलेंस शीट। कर सकते हो वैसे। यहाँ पे मैंने कैश बनाया नहीं है, कैश सीधा एज इट इज आई कैरी फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट 150। 2000 और 1000 आया गुडविल।
शेयर। हेलो। हाँ सर। सो दीनानाथ गुरुनाथ तो बाय दीनानाथ बाय गुरुनाथ। Okay. Stop at 20. Furniture at 3. And then at 20. Provide for doubtful debts. 850. Machinery is 9. ट्वेल्व भी हो गया, पूरा लॉस ही है। 12,900. हाउ मच? 12 900. डिविजन 6450 4,300 2150. 8400 आ रहा है सब। 8400। हाँ सर। अरे गड़बड़ है। हाँ सर मिस्टेक हो गया मिस्टेक। कितना आ रहा है? 8400 आ रहा है। 8400 आ रहा है in all the three partners. कितना है? 4200 2800 and 1400. 2849. पहले काशीनाथ को बंद करना। 42 44 45 250 45 250 और उसको दिया हुआ है 11050 या पेइंग ऑफ इमीडिएटली। so to बैंक बैंक में आ जाएगा बाय काशी। तो गुडविल का वर्किंग नोट दिखाओ ना। लॉस है बीच में, एक लॉस माइनस हो जाएगा सेकेंड ईयर। फिर है आपका 11050 के बाद कितना बचता है यहाँ पे? वो लोन में डाल दो 30,000. 40,000 टू काशीज लोन। ये जो लोन है ये हम लोग फ्यूचर में चुकाने वाले हैं, ठीक है? इसका हमें अकाउंट बनाना है, वो आगे बनाएंगे बैलेंस शीट के बाद। बैलेंस शीट विल बी ऑन 1 जुलाई 2009। 1 जुलाई 2009 का बैलेंस। बाकी दोनों का बैलेंस करना है 26,500 26,500 21,700 आ रहा है ये। 20,750 18,350।
40,000 40050 आया ये। Cash in hand as it is. Cash at bank. ना बचेगा बैंक बैलेंस 2414. Sir, Yeah. interest on partners loan calculate करना है. अभी नहीं यार, अभी तो लोन शुरू हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है लोन, अभी Then why कैसे is that given information? वो करेंगे ना हम लोग। लोन अकाउंट फॉर श्री काशीनाथ फॉर 3 years दिख रहा है आगे। विल मेक दैट। इसके बाद बैलेंस शीट बना लो, फिर बताता हूँ करते हैं हम लोग। जर्नल नहीं करना है इसका। कौन है ये भाई? तीर्थ खारा, तीर्थ ही होगा। नहीं होना चाहिए। टैली कितने पे हो रहा है? 88,950. 88,950. That's your sum. Okay. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ तक हो गया होगा सबका? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखो आगे इसको हमने लोन में डाल दिया, तो हम लोग क्या करते हैं रिटायरमेंट के वक्त एक दिन में सब काम तमाम करके उसका लोन बना के दे देते हैं। अभी लोन किस, हु हैज टू पे दिस लोन टू whom? कौन किसको ये पे करने वाला है लोन? Business to Kashina. Business is supposed to pay to the retiring partner, right? Business is supposed to pay to the retiring partner how much? 30,000 rupees as loan रखा है ना, इमीडिएटली पे नहीं किया है। लमसम मेथड होता तो पे कर देते, इंस्टॉलमेंट मेथड है इसके लिए लोन में रखा है। तो नॉर्मली क्या होता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट में 2-3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आप उसको लोन में रखो, उसको लोन में चुकाओ इंटरेस्ट के साथ, ये एक ऑप्शन होता है। या तो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि भैया इसका लोन इधर ही रहने दो बिजनेस में, इसको हम थोड़ा शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, थोड़ा शेयर ऑफ प्रॉफिट का बात हो जाता है। तो लोन लाइक कैपिटल उसका पड़ा रहता है, इंटरेस्ट नहीं देंगे,
उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देंगे, ऐसा कर सकते हैं। या तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है तो पार्टनर क्या बोलेगा कि ये एफडी के जैसा मैं बिजनेस में रखता हूँ, पूरे लाइफ टाइम तक मेरे को पैसे देना, तो उसको एन्युटी बोलते हैं। तो पूरे लाइफ टाइम तक वो बिजनेस उसको एन्युटी के फॉर्म में पैसे देते रहेगा थोड़े थोड़े पार्ट्स में। ऐसा कुछ डिसाइड हो जाता है। तो इसमें ब्रॉडली तो दो ही टाइप्स होता है, एक लंपसम और एक लोन। लंपसम मतलब एक साथ चुका दिया, पे कर दिया, अभी पे कर दिया, लोन रखा ही नहीं। और लोन मतलब ये कि आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में उसको दे रहे हो, भाई चल पूरा लाइफ दे रहे हो, या इंटरेस्ट के फॉर्म में दे रहे हो, या प्रॉफिट के फॉर्म में दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके उसको पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका लोन रखा हुआ है और उसको हम लोग 3 साल के ऊपर चुका रहे हैं। उधर दिया हुआ है द लोन वाज रीपेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। दिख रहा है? तो ऐसा सोचो कि आज बिजनेस ने एक लोन लिया हुआ है, टुडे बिजनेस टुक अ लोन और वो अभी रीपे करना है विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि उसका लोन अकाउंट कैसा दिखेगा 3 साल के ऊपर। तो हम लोग इसके नीचे एक लोन अकाउंट बना लेते हैं। ये लोन अकाउंट शुरू कहां से होगा, ये समझ में आ रहा है आपको? फ्रॉम वेयर विल योर लोन अकाउंट स्टार्ट? कैपिटल। हाँ, मतलब डेट 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, बराबर है। जिस दिन पे आपकी बैलेंस शीट बनी है उस दिन पे आपने लोन में डाला है। अभी बिजनेस इज सपोज टू रीपे दिस लोन ओवर 3 पार्ट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो फ्रॉम 1 जुलाई दिस विल स्टार्ट। तो यहाँ पे आप एक लोन अकाउंट ड्रॉ कर लो, सिंपल सा लेजर अकाउंट है, बट इट विल टेक 1 फुल साइड, 3/4 ऑफ अ साइड इट विल टेक, 3/4 ऑफ अ साइड इट विल टेक। So draw that loan account. Now this loan account is in the books of the business, that is the continuing partners, and it is called your Kashinath's loan account. This is your Kashinath's loan account. ठीक है, now normal simple format, you are trying to repay the loan over 3 years, simple ledger format. Okay, Kashinath's loan account. Now एंट्री, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। आप डायरेक्टली कैपिटल से अगर ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ पे लोन में, तो आप सीधा बाय कैपिटल लिख सकते हो या फिर बाय बैलेंस भी लिख सकते हो। ओके, ये दोनों करेक्ट ही है। ये आपने लोन अकाउंट सपोज तभी बनाया था, और लोन अकाउंट में आपने लिखा बाय कैपिटल, फिर आया टू बैलेंस CD, और वापस अभी ये 1 दिन बाद बाय बैलेंस BD। तो आप ऐसे बाय बैलेंस BD करके भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम राइटिंग योर बाय कैपिटल, डायरेक्टली कैपिटल से ट्रांसफर करके बना रहा हूँ। बाय बैलेंस BD दिखाया तो भी वांदा नहीं है, चलेगा। ओके, तो बाय काशीनाथ्स कैपिटल, करस्पॉन्डिंग एंट्री कैपिटल में 2 लोन और लोन में बाय कैपिटल, यहीं से हम लोग शुरू कर देते हैं। 30,000 रुपीज, दिस वाज ऑन 1/7/2009, जो आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट थी ना, नॉट द अर्लियर बैलेंस शीट। अर्लियर बैलेंस शीट वाज 30 जून, ये 1 जुलाई, और ये 1 जुलाई को बैलेंस शीट बंद हुई और यहाँ पे लोन स्टार्ट हुआ। अभी इंटरेस्ट का फंडा कैसे चलता है, 3 इंस्टॉलमेंट में उसको चुकाना है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज पर ईयर का इंस्टॉलमेंट ओवर ईयर? 10,000। तो कैन यू टेल मी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट अमाउंट? 10,000. 30,000. No, on 30,000. On 30,000. Banya logic of interest, the money which you have used for number of पैसा जितने टाइम के लिए वापरा, जितना पैसा जितने टाइम के लिए वापरा, ये सिंपल कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का। जितना पैसा, कितना पैसा? 30,000, कितने टाइम के लिए वापरा? 1 साल। तो पहला साल द बिजनेस इज यूजिंग ना दैट 30,000 रुपीज। सो इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बता रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटरेस्ट फॉर ईयर 1। ईयर 1 क्या है अपना? 1 जुलाई 09 से लेके 30 जून 10 तक। What will be your interest on? It will be on 30,000 rupees pay, 5% for 12 months. I'm not taking for 3 years. I'm taking just for 12 months, first year.
This comes to, I think, 1500 rupees. What is your entry for paying the interest normally? Interest to bank. इंटरेस्ट टू बैंक बराबर है, वो भी कर सकते हो, बट जनरल टेंडेंसी होती है अपनी, आगे भी आप बिजनेस में देखोगे ना, कितने भी लोन होते हैं ना, तो हम लोग उसको पहले पेएबल दिखाते हैं और फिर पे करते हैं. तो वी शो दैट इंटरेस्ट पेएबल एंड देन वी पेड, वी एड इट टू लोन, इंटरेस्ट टू लोन फाइनल अकाउंट में भी करते हो ना, तो इंटरेस्ट टू लोन और फिर लोन टू बैंक साथ में चुका देते हो. ओके, तो ये फॉर्मेट ही है, चलते आ रहा है. इट्स नॉट रॉन्ग टू पास इंटरेस्ट टू बैंक, यू कैन डू दैट. इंटरेस्ट टू बैंक, लोन टू बैंक सेपरेटली इज आल्सो फाइन. ओके, बट एक जनरल प्रथा है, तो पहले हम लोग पेएबल दिखा देते हैं लोन में, इंटरेस्ट टू लोन. सो इंटरेस्ट टू लोन, तो लोन में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग दिखाया, दैट वाज 1500. ऑन विच डेट? लास्ट डेट 30th June 2010, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट ईयर 9/10. एंड फिर उठा के लास्ट डेट पे पे किया. अब हम एक्चुअली कितना पे करेंगे? विल वी पे ओनली 10,000? 11,500. पे 11,500 ऑब्वियसली. और दोनों की एंट्री सेम है, आपको समझ आ गई? दोनों की एंट्री सेम है. क्यों? लोन चुकाने की एंट्री तो लोन टू बैंक है ना, लायबिलिटी टू बैंक. इंटरेस्ट चुकाने की एंट्री वैसे तो क्या थी? इंटरेस्ट टू बैंक थी, बट मैंने क्या किया? इंटरेस्ट टू लोन और फिर लोन टू बैंक. बात तो वही हुआ, समझ आ गया? तो साथ ही में कर देता हूं पे 10,000 ऑफ प्रिंसिपल प्लस 1500 ऑफ इंटरेस्ट, दैट कम्स टू 11,500. ये 30th June 10 को पहला इंस्टॉलमेंट पे किया. पहला इंस्टॉलमेंट मतलब इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट इज 10,000 एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट इज 1,500. सो व्हाट्स योर बैलेंस नाउ? ऑटोमेटिकली कितना बैलेंस बचेगा आपके पास? कितना चुकाना बाकी आपको अभी? 20,000. ये 20,000 30th June 10 को बचेगा आपके पास, और ये 20,000 आपका नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? 1/7/10 को बन जाएगा बाय बैलेंस BD 20,000, and the cycle will continue for 3 years. Can you tell me now what will be your interest for the second year and what amount will take it on? 20,000. Now 10 you have repaid ना, why you will pay interest on that 10? You are using कितना पैसा कितने टाइम के लिए वापरा. That is the simple funda of interest everywhere all over the world. कितना पैसा कितने टाइम के लिए वापरा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स में भी देखा था आपने. इंटरेस्ट फॉर ईयर 2 विल बी 20,000 वापरा 5% के हिसाब से 12 महीना, तो कितना होता है? 1,000. This is from 1/7/10 to 31st March 11, 30th June 11, sorry. Entry will be again same on 30th June 11. Charge interest payable दिखाओ, तो buy interest on loan 1,000 रुपया टू बैंक पे ऑफ करो. क्या पे ऑफ करो? कितना पे ऑफ करोगे अभी सेकेंड ईयर में आप? 21 नहीं, क्या 11,000. 11,000. 10,000 का ही प्रिंसिपल है कंपोनेंट, तो 11,000 विल बी पे. दिस विल बी ऑन 30th June 11 एंड 30th June 11 को टू बैलेंस CD नारा देखो. This comes to 10,000 and this is your last year. It will become 1/7/11 को by balance BD, that is 10,000. लास्ट ईयर में कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट आएगा? तो ऑब्वियसली 10,000 पे, क्योंकि बाकी तो आपने चुका दिया. 500 रुपया. तो ये हो गया आपका 30th June 12. 30th June 12 को आएगा ये by interest on loan 500 and to bank account, that will be 10,000 plus 500, 10,500. And will you have any balance now? सवाल नहीं है, तो self tally 30th June 12.
दैट्स योर लोन अकाउंट। ये आपका कार लोन, आपका हाउसिंग लोन, आपका ईएमआई ऐसे ही चलने वाला है। 30,000 के लोन पे कितना ब्याज चुका है हमने? 2000 sorry 3000 30,000 के लोन पे हमने 3,000 चुका दिया ओवर स्पैन ऑफ 3 years. What if you take a loan of 1 crore to buy a house in Mumbai for 20 years? How much interest you will end up paying at the rate of 9%? अभी थोड़ा कम हो गया, 7-8%। तो 9-10% तो चलता है, 10% पकड़ते हैं। 10% के हिसाब से कितना ब्याज चुकाओगे, कोई आइडिया है? 20 years के ऊपर 1 crore के लोन के ऊपर। 2 crore Not 2 crores, 40 4 crore मतलब यू आर टेलिंग लोन एंड इंटरेस्ट, ऐसा तो आ जाएगा अप्रॉक्स अमाउंट अराउंड 1.6 to 1.7 to 1.8 crores will be repaying over a principal amount of 1 crore. Even if you are repaying that loan also, साथ में over 20, मतलब हर साल आप 5 लाख प्रिंसिपल भी चुका रहे हो। आपको समझ आया कैसे होता है कैलकुलेट? पहले साल का इंटरेस्ट 1 crore पे 10%, दैट्स 10 lakhs। फिर आपने 5 लाख चुकाया तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो 95 lakhs, 9.5 lakhs। पर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ऑन 90 lakhs, दैट्स 9 lakhs। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट ऑन it might cross also, I think it might cross 1 crore, 2 crore plus आप ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इट विल बी मोर देन 2, योर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल गो मोर देन 2 crores, 2.25 पे जाएगा, 2.25 2.4 पे जाएगा। तो इतना इंटरेस्ट आप चुका दोगे, कभी लोन नहीं लेने का, बताया था ना 12th स्टैंडर्ड, याद है? कंपाउंडिंग, लोन देने का नहीं, लोन, अरे सॉरी, लोन लेने का नहीं, लोन देने का। चेस बोर्ड वाला एग्जांपल पता है कंपाउंडिंग का? मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग, आई थिंक देखा होगा ना चेस बोर्ड वाला एग्जांपल, मालूम है कि नहीं? राइज वाला ना? हाँ, राइज वाला मालूम है कि नहीं मालूम है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। अरे भाई क्या, ये चीज तो पता होनी चाहिए। आप एक चेस बोर्ड का एग्जाम्पल है, इसके लिए एक स्टोरी है। एक राजा की एक जान बचाई थी एक किसान ने, तो राजा बहुत खुश हो गया, उसको महल में बुलाया, बोला जो चाहिए मांग लेना, तूने मेरी जान बचाई है। किसान गया, राजा तभी चेस खेल रहा था, तो किसान ने बोला कि, राजा ने बोला किसान को, अरे वाह तू आ गया, चल बता तुझे जो इनाम चाहिए मिल जाएगा। किसान बोला मुझे और चाहिए, आप जो ये चेस खेल रहे हो ना, इस चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं, तो आप एक काम करो, आप खाली पहले स्क्वायर पे 1 grain ऑफ राइस रखो और सेकेंड स्क्वायर पे 2 दाने रखो, 2 grain ऑफ राइस, डबल। थर्ड स्क्वायर पे आप 4 दाने रखो, उसका डबल। और फोर्थ स्क्वायर पे आप 8 दाने रखो, उसका डबल। ऐसे करके 64 स्क्वायर्स पे जितने दाने होते हैं उतने दाने ऑफ राइस मेरे को दे दो, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी। राजा बोला बस इतना सा? अरे जाओ यार, द्वारपाल को बोला, वो खजानजी को बोला, जा अपना गोडाउन में से लेके आ, उसको दे दे। कितना रहेगा राइस का ग्रेन्स? बहुत बड़ा amount। 2:64। हाँ, अभी कैलकुलेटर सब है। मैं तो जब भी छोटा था, मेरे डैड ने ये मेरे को एग्जांपल बताया था, दैट टाइम तो आई मैन्युअली कैलकुलेटेड, आई व्हेन आई वाज 4 or 5 years old, I don't remember, and manually calculated 1 + 1 2 + 2 4 + 4 8 + 4 8 + 8 16। I went till, मैं पूरा कर भी नहीं पाया था, I went to till 32 or 33 times, और फिर मैं थक गया, नंबर ही इतना बड़ा आता था कैलकुलेट ही नहीं कर पाते।
It is such a big number, and that is the power of compounding. Einstein has said compounding is the eighth wonder of the world. The one who understands it earns it. One who doesn't pays it. Okay. तो लोन लेने का नहीं, लोन देने का. ये कंपाउंडिंग आपको कैसे काम आएगा? यू शुड नो अ रूल 72. ये रूल पता होना चाहिए आपको. रूल 72. ठीक है. व्हाट इज दिस रूल 72? आप किसी को लोन देते हो या आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा. ये रूल 72 बताता है. वो लक्ष्मी चिट फंड वाला डबल नहीं, जेन्युइनली अपने बिजनेस वाला डबल पैसा. ओके. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल दिए. फिक्स डिपॉजिट गिव्स यू एन इंटरेस्ट रेट ऑफ अराउंड 6%. तो क्या करने का? 6% ब्याज है, तो डिवाइड बाय 72 डिवाइड बाय 6 विल गिव यू 12. सो 12 years कंपाउंडेड. मतलब आप निकाल नहीं रहे हो इंटरेस्ट, आपने एफडी में 1 लाख रुपए डाल दिए एट द रेट ऑफ 6%, कंपाउंड होने के लिए छोड़ दिया, तो आपके 12 साल में ये पैसे डबल हो जाएंगे. ओके, 2 लाख रुपीज. दिस रूल 72 इज जस्ट अ मैथमेटिकल नंबर टू हेल्प यू टू कैलकुलेट कितने टाइम में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा डबल हो सकता है. कंपाउंड इंटरेस्ट यू नो ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, अभी बताया था आपको, एन्युइटी पे आना, सेम थिंग. Similarly, if you invest in say some company का bonds, company का debentures, so they give you around 9%. 9%. So 72 by 9, 8 years. Your money gets doubled in 8 years. 1 lakh rupees invested for 8 years will turn out to be 2 lakhs. Are you getting this? Similarly, if you invest in mutual funds and all, the mutual funds approximately they give you around 11 to 12%. 12% return देते हैं आपको. तो 72 upon 12, so that comes to 6 years. Your 1 lakh in a mutual fund will get doubled in a span of 6 years. Now imagine there's a kid who is not born. Imagine a kid who is not born. Okay? आज उसका बर्थडे, आज पैदा हुआ है और उसके मम्मी पापा ने उसके नाम पे 5 लाख रुपया म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया. आज 5 लाख रुपीस म्यूचुअल फंड में डाल दिया. बच्चा बड़ा होगा, हर 6 साल में डबल हो रहा है पैसा, राइट? तो दिस 5 लाख, वो बच्चा जब 5 साल का होगा तब कितना हो जाएगा? 6 साल का, सॉरी. बच्चा जब 6 साल का होगा तो कितना हो जाएगा? 10 लाख. निकाल नहीं रहे हैं, इन्वेस्टेड है. 12 साल का होगा तभी कितना हो जाएगा? 20 लाख. डबल हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बच्चा जब 18 साल का होगा तब कितना हो जाएगा? 40 लाख. बच्चा जब 24 का होगा तब 80 लाख. और बच्चा जब 30 साल का हो जाएगा 1 करोड़ 60 लाख. बच्चा जब 36 का होगा तभी 3.2 करोड़. 42 का होगा तभी सर बच्चा इतना हैंडल नहीं कर पाएगा. 6.4 करोड़. सो 6.4 करोड़ उसको बेचारे को 42 की एज में रिटायर हो जाना पड़ेगा. फिर 6.4 करोड़ का वेल्थ उसके पास अकोमोडेट हो गया. ऑब्वियसली आई हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन एंड ऑल. 6.4 का वैल्यू तब तक 6.4 करोड़ नहीं रहेगा. आफ्टर इन्फ्लेशन इट माइट कम डाउन टू अराउंड 3 crores और 3.5 crores जितना. बट एट प्रेजेंट अगर आप देखो 3-3.5 करोड़ इज अ गुड अमाउंट, राइट? 3-3.5 crores इज अ वेरी गुड अमाउंट. और कहाँ से इन्वेस्ट किया था आपने? 5 लाख. प्रेजेंट डे का ही सिचुएशन ले लो, अभी आज इन्वेस्ट करके रख दिया 5 lakhs. So down the line after 40 years this turns out to be 6.4 crores which is after inflation around 3 crores. तो भी 3 करोड़ क्या बुरा है? आपने कुछ काम तो किया नहीं उसके लिए. You have just invested and you have kept it. Are you understanding? So that's the power of compounding. And power of compounding needs time. You keep investing small amounts. SIP सुना है? Systematic Investment Plan. So always keep investing small and जितना early age में आप start करोगे उतना आपके लिए beneficial होगा. And why I'm telling mutual funds? Because shares में आपको continuously खुद का knowledge होना चाहिए, completely involved होना जरूरी है. When you are doing in mutual fund, you know what are mutual funds, right? Mutual fund में डाल देते हो तो वो professional manager होता है, वो सब company research करके आपका पैसा invest करेगा.
आप एक गुड प्रोफेशनल के हाथ में वो पैसे दे रहे हो मल्टीप्लाई करने के लिए। इतना तो मिनिमम दे रहा है। अपना जो सेंसेक्स है ना, जो BSE सेंसेक्स, जो पूरा कंपनी का एक एवरेज देता है इंडिया का, उसने भी 15% रिटर्न दिया है। मैं तो ऑन अ लोअर साइड ले रहा हूँ 12%। वो तो 15% कंपाउंडेड दिया है। सेंसेक्स जब एस्टेब्लिश हुआ था 1978 में और निफ्टी जब 1994 में, तो वहां से अभी तक अगर आप निफ्टी भी पकड़ो तो दे हैव गिवन 15% कंपाउंडेड रिटर्न। 15%, नॉट 12, 15%। एंड ये आपको रेट बहुत छोटा लग रहा है, 12 और 15 मतलब 3% का डिफरेंस, बट व्हेन यू लुक ऑन द ब्रॉडर होराइजन ओवर द स्पैन ऑफ 30 years, 40 years, 50 years, यही कैलकुलेशन अगर आप 15% से करोगे ना, तो योर आंसर विल वेगली डिफर। यहीं पर आप अगर देखोगे कि ये 15% से अगर कंपाउंड हो रहा है, तो 72 by 15, आई थिंक इट गेट्स 4.8 और अप्रॉक्स 5 years। तो अगर 5 years का होगा तभी 10 लाख, 10 years का होगा तभी 20, 15 years का होगा तभी 40, 20 years का होगा तभी 80 लाख, 25 का होगा तभी 1.6, 30 का होगा तभी 3.2, 35 का होगा 6.4, 40 का होगा तभी तक 12.8 CR उसका हो चुका है। 42 तो पहुंचा भी नहीं है, डबल हो गया। What a gap? A gap of just 3% in the rate. A gap of just 3% in the rate. That's why this holds true only for fixed interest rate mortgage, na? This holds true for a certain, देखो तुम लॉजिकली सोचो, बैंक आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट कैसे देते हैं? हवा में से देते हैं? How do bank give you risk calculate करके? No, all those things aside, बैंक आपको FD पे 6-8% कैसे देते हैं हर साल? कहीं से तो आता होगा उनको पैसे। लोन पे जो लोन पे दिया है उसको। उन्होंने किसको लोन्स दिया है, राइट? तो उन्होंने किसको लोन्स दिया है? फार्मर, रेगुलर कस्टमर्स। रेगुलर कस्टमर्स को तो बहुत कम रहता है रिटेल लोन्स। मोस्टली लोन्स आर फॉर कॉर्पोरेट्स, द कंपनीज। Okay, retail portion is there, but that is very small for the banks. Mostly it is for the companies and all, the organized big companies. They need big loans. तो ही उतने बड़े लेवल पे धंधा कर सकते हैं। तो अभी आप समझो, आपको अगर बैंक 6% दे रहा है, तो वो क्या 6% पे ही कंपनी वाले को लोन फॉरवर्ड करेगा? नहीं, 11% या 9% लेगा, तो ही वो प्रॉफिट कमा पाएगा, तो ही इतने सारे ब्रांचेस बना पाएगा, तो ही इतने सारे एडवर्टाइजमेंट और सैलरी का खर्चा उठा पाएगा, राइट? So if bank is giving you 6%, it is going to lend the corporates at around 8, 9, 10%. Now think about it, Reliance जैसा मुकेश अंबानी ने बैंक से 10% से लोन लिया है, तो वो कंपनी है रिलायंस की, मुकेश अंबानी की, क्या वो अपने प्रॉफिट हर साल 10% से कमाएगा कि so that he is able to repay the loan at the rate of 10% to the banks, or will he try to earn something more? ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही कमाएगा, करना ही पड़ेगा उसको, उसके गले पे तलवार लटक रही है लोन चुकाने की। तो ऑब्वियसली दोस कॉर्पोरेट्स आर गोइंग टू अर्न एट अ हायर रेट देन द रेट ऑफ लोन गिवन टू देम बाय द बैंक्स। सो द कॉर्पोरेट्स आर गोइंग टू अर्न at around 12%, 13%, 14% a year. Are you getting that point? And mutual funds are nothing but the investment in shares. Shares मतलब you are getting the ownership. Ownership मतलब आप corporate के owner हो, आपका बढ़ रहा है at the rate of 12, 13, 14%, the rate at which the corporates are making the profits. That's why I told you this 12%. या आप ऐसे fixed notion रहता है कि बैंक fix दे रहा है. Actually बैंक का return is dependent on the return of that corporate. अगर corporate नहीं कमा रहा है तो बैंक को मिलेगा नहीं, बैंक को नहीं मिलेगा तो बैंक आपको कैसे देगा? जैसे एट प्रेजेंट कोरोना की वजह से रिसेशन हो गया, तो रिसेशन होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो गए, सब कुछ कम हो गया है, तो अभी बैंक का ब्याज दर भी कम हो गया है, आपका एफडी का रेट भी अराउंड 5% चल रहा है, 5.5%। आर यू गेटिंग दैट? तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि बिजनेस बुरा कर रहा है और आपको एफडी पे अच्छा मिल रहा है। इट इज ऑल अ साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं इसको। अगर आपको एफडी पे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब ऑब्वियसली वो कंपनी से अच्छा कमा रहा है, मतलब कंपनी खुद अच्छा कमा रही है, कंपनी खुद अच्छा कमा रही है, मतलब ये इतना रिटर्न वो कंपनी देगी आपको 12%, 13%। सो आई एम नॉट सेइंग दैट 12%, 13% इज कांस्टेंट। सम years it might be 17, 18%, some year it might be 8, 9%,
दिस इज एन एवरेज रेट, इसको CAGR बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। CAGR का मतलब क्या है, पहले साल में आपको म्यूचुअल फंड ने 8% दिया रिटर्न, मतलब समझो आपने 100 रुपीज डाले थे तो आपका 108 हुआ ईयर 1 के बाद, ईयर 1 के बाद 8% के बाद आपका हुआ 108। सेकेंड ईयर में आपको 6% रिटर्न ही मिला, तो 6% इस पे ऐड हो जाएगा, 108 पे 6% ऐसा। तो थर्ड ईयर में कुछ ज्यादा कम, ऐसे आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के एंड में जरूरी नहीं है कि हर साल फिक्स 12% बढ़ रहा है, नो, it may be 7-8%, it may be 11, it may be 12, it may be, because it all depends on the profits. The way the profits are increasing, your returns will increase. Are you getting this point? Profits will decrease, your returns will decrease. So some years, some good time periods, it will give you a return of 15%, 16%, 17%. Some bad times, it will give you 8%, 7%, 9%. On an average, आपका पैसा 5वें साल में 100 से हो गया समझो 160 रुपया। तो ये CAGR क्या हुआ आपका, CAGR मतलब ये 60 रुपीज 5 साल के ऊपर, तो 60 रुपीज मतलब ओवर 5 ईयर्स, 60% ओवर 5 ईयर्स, दैट्स 12%, इसको बोलते हैं CAGR। हर साल आपको 12% मिलेगा, वो कोई नहीं बोलता है, प्रॉमिस नहीं करता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रेट, रीड योर ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, रिमेंबर। तो ये कोई कंपलसरी इतना फिक्स बोलेगा नहीं इतना आने वाला है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रॉम द पास्ट ट्रेंड ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट्स एंड जो भी वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स। सर तो सब लोग ज्यादा FD में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इसमें ज्यादा नहीं सर, म्यूचुअल फंड्स में गारंटी थोड़ी रहता है, मैंने 3000 डाला था, मेरा वैल्यू 1000 हो गया। हाँ, तो वो अभी हुआ है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अभी। आपका मिनिमम होराइजन टू स्टे इन द मार्केट शुड बी बिटवीन at least 10 to 12 years, at least it should be more, 15, 16, 20 to compound it, at least 10 years time you should, ये public को patience level नहीं रहता है, that's why FD में guarantee है कम है 6%, go for FD ऐसा हो। but if you stay in the market, अभी तुमने invest किया, किसने किया, आर्यन ने किया है 3000 रुपीज। हाँ, कौन सा म्यूचुअल फंड में किया है, लार्ज कैप, HDFC, याद नहीं है कौन सा था, बट some good fund का 1000 वैल्यू हो गया। हाँ ठीक है, बट सम गुड फंड, स्मॉल कैप में नहीं किया होगा आपने, लार्ज कैप इंडेक्स फंड या ऐसा कुछ किया। आई थिंक इट वाज बजाज या कुछ। ओके, बट द लार्ज कैप, द बिग कंपनी व्हिच रिफ्लेक्ट्स द निफ्टी एंड इंडेक्स, इट्स स्मॉल कैप अगेन उसमें रिस्क रहता है, तो लार्ज कैप जो इंडेक्स फंड्स है, सॉरी मिड कैप भी नहीं, लार्ज कैप द फंड्स व्हिच आर देयर, जो टॉप 50 कंपनीज है ना इंडिया की, रिलायंस है, इन्फोसिस है, बजाज फाइनेंस है, HDFC बैंक है, एशियन पेंट्स है, द बिगेस्ट 50 कंपनीज लार्ज कैप में। अभी आपका पैसा भले पोर्टफोलियो डाउन होगा, बट इफ यू टेक अ लुक एट इट ओवर द स्पैन ऑफ 10 years, दिस इज द हिस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ 40 years। 40 years का CAGR ऑन एन एवरेज सेंसेक्स हैज गिवन 15%। मतलब आपने अगर ₹1 40 years पहले जब निफ्टी स्टार्ट हुआ तब रख दिया, तो अभी वो 15% से कंपाउंड होकर रिटर्न मिला है, दैट्स द एक्चुअल प्रेजेंट डेटा विथ अस। एंड उसमें भी एक मजे वाली बात है कि अगर आपने 10 years, कोई भी 10 years, मतलब आपने 94 में स्टार्ट किया हो और 10 years रखा हो पैसा, आपने 99 में स्टार्ट किया हो और आपने 10 years रखा हो पैसा, आपने 2005 में स्टार्ट किया हो और आपने 10 years पैसा रखा हो, आपने 2010 में स्टार्ट किया और अभी 2020 तक 10 years के लिए रखा हो, कोई भी 10 years आप उठा के देखो, मिनिमम रिटर्न ऑफ दोस 10 years इज अराउंड 12%। minimum return is 12%। कोई but the period is also characterized by bubbles ना, कि अभी जैसे 1999 में That's what I'm telling you भाई, कोई भी तुम 99 के पीक में इन्वेस्ट करो, पीक, द बबल टाइम, पीक, उसके बाद तो घट गया था 2004 तक, देयर वाज नो एक्टिविटी, लेकिन फ्रॉम 2004 टू 2008 जो मार्केट बढ़ा है वो आपका 99 से 2008 तक का पूरा गेन आपको 12% का दिया है। आप 2007 के पीक में आ जाओ, नॉट द बॉटम, द पीक। 2007 में मार्केट वाज एट पीक, उसमें आपने इन्वेस्ट किया है, फिर तो धड़ाक से गिरा था, 30% सेंसेक्स वाज डाउन। तो वहां 2007 के पीक से लेके 2017 तक, इफ यू टेक द डेटा, इफ यू टेक द CAGR, comes to around 12%, not less than that.
So There's like a fixed cycle कि every 10 years there has to be one bubble to burst. वो होने ही वाला है. There is no choice in that. क्योंकि ये आपका मार्केट्स क्या है आपका, ये सेंटिमेंट्स है ह्यूमन बींग्स का. इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप पढ़ोगे ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म. व्हेन पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक एवरीथिंग विल बी इंक्रीजिंग. आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, पब्लिक की सैलरी बढ़ेगी, लोन का इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ते रहेगा. फिर जब कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आप पढ़ते हो ना वो साइकिल्स, इकोनॉमिक बूम, डिप्रेशन एंड ऑल, घटने का चालू होगा तब सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने का स्टार्ट हो जाएगा. अभी कोरोना में ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ था मार्च में. इन मार्च यू नो व्हाट वाज द सेंसेक्स फ्रॉम 41,000 it went to 27,000. From 41,000 it went to 27,000 index. कोई इतना टाइम का गेन सोचेगा तो वो तो भूल ही जाएगा मार्केट्स. जिंदगी में कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा, किधर इन्वेस्ट नहीं करेगा, भाग जाएगा. बोलेगा ये क्या, मैंने 41,000 में इन्वेस्ट किया और 27,000 का इंडेक्स, मतलब 30% लॉस, 70,000 हो गया. ऐसा हो गया. बट एक महीने में हुआ था ना, 1-2 महीने में पूरा गिरा था ना. हाँ, एक महीने, एक वीक, 15 दिन. 15 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ एंड बाय 31 मार्च एंड 1 अप्रैल इट वाज सपाट 2,000 पॉइंट नीचे सीधा. बट इफ दैट गाय हैज बीन इन्वेस्टेड, अगर वो इन्वेस्टेड रहेगा, निकालेगा नहीं, पैनिक नहीं होगा. 10 साल का होराइजन है भाई, अभी तो 2 महीने की बात चालू है. 2 महीने में तो ऐसे होने ही वाले 6 लाख आपके. तो अगर आप अभी का डेटा देखो, एट प्रेजेंट व्हाट इज द सेंसेक्स का वैल्यू? 36 है शायद. 37,000. एट प्रेजेंट इट इज 37 फ्रॉम 27 विद इन अ स्पैन ऑफ व्हाट, 3 months. सो इसीलिए ट्रेडिंग तो जिंदगी में कभी नहीं, बाइंग एंड सेलिंग, रोज का भाव ताल ये अपने को देखने का, वो देखोगे तो पागल हो जाएगा. तो मार्केट्स आपके लिए है ही नहीं. If you are keeping it as an investment, think like you're buying a property. Think like you're buying a business. Think you are buying a business. एक आपका खुद का बिजनेस चल रहा है. आपका बिजनेस अगर 1 साल में खराब होगा तो will you sell it? अरे भाई लॉस हो गया, बंद करो दुकान, नहीं होने वाला है कुछ. 1 साल लॉस, 2 साल अगर कम चला, अच्छा नहीं चला, तो क्या बंद कर दोगे? No, you stick to that. You should have the same principle in mind with the markets. Warren Buffett has said, Warren Buffett is सबका icon है long term investors का. He has said in the short term the markets are like weighing machines, but in the long term they are actually your ये बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, weighing machine and there's a good quote. मतलब शॉर्ट टर्म में देयर आर गोइंग टू बी फ्लक्चुएशंस. अगर आप शॉर्ट टर्म में जाओगे आपका शॉर्ट टर्म में इट्स लाइक दिस, द मार्केट नेवर गोज लाइक दिस. ऐसा कभी देखा है ग्राफ मार्केट का आपने? पूरा zigzag रहता है. Anything cannot continue to rise in. ऐसा रहता है. आपके पास इंटरनेट पे सब डेटा है. आप निफ्टी का डेटा उठा के देखो, सर्च निफ्टी मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स. ओके, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. इंडेक्स फंड बोलते हैं. इंडेक्स फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड. यू जस्ट इन्वेस्ट इन दैट निफ्टी एंड फॉरगेट इट. तो 1994 में उसका वैल्यू देखना, इंटरनेट पे सर्च करना कितना था. 100 रुपीज के साथ चालू हुआ था निफ्टी, और उसका ग्राफ देखना आप 94 से, ऐसा दिखेगा. एंड राइट नाउ द निफ्टी इज अराउंड 11,000 समथिंग, 10,800 कुछ आ गया आजकल, 10,700 और 10,800. And you see the compounded gain. क्या हो रहा है? Compounded gain over 10,700 points का gain है over a span of 94 to 2020. कितना होता है? 26. करो divide 10,700 divided by 26. सर उस हिसाब से तो बर्कशायर हैथवे का एक शेयर खरीदा और वॉरेन बुफे फॉर सम रीजन, आई वुड नॉट वांट दैट, बट फॉर सम रीजन ही डाइज, तो फिर क्या ना, does not matter. वॉरेन बफेट के ऊपर थोड़ी है भाई. वॉरेन बफेट के साथ he is one icon of that Berkshire ना. ऐसा कोई चीज नहीं है. देखो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि कंपनी कॉर्पोरेट्स ना दे हैव एग्जिस्टेंस. अभी कोई ऐसे कॉर्पोरेट होते हैं, जैसे अभी रिलायंस है, थोड़ा वो मुकेश पे बहुत डिपेंडेंट है, बट ऐसा इट इज वेरी रेयर. वो मुकेश का अपने को वो नोशन के टाइप सी है. मुकेश नहीं रहेगा ना तो भी उसके पीछे पूरी टीम लगी हुई है. कंपनी इज वर्किंग. वो जो
थोड़ा बहुत विजन है वो शेयर कर रहा है मुकेश, और वो विजन सबका पहले से डिसाइडेड है, कंपनी को बता दिया गया आपको कैसे काम करना है। कंपनी डजंट एंड, बर्कशायर हैथवे इज नॉट गोइंग टू एंड विद द एंड ऑफ वॉरेन बफेट। ये पीछे पूरा एक बैटरी ऑफ टीम्स है उसका। तुमको क्या लगता है वो अकेला इतना सारा मैनेज कर सकता है इतने बड़े लेवल पे फंड्स एंड ऑल? वो तो क्या करता है, वो खाली जनरल स्टॉक मार्केट का वैल्यूज देखता है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स पेशेंस मोर देन रॉकेट साइंस। योर एटीट्यूड इज, सिंपल सा कोड दिया है, स्टॉक मार्केट इज द टूल, वॉरेन बफेट नहीं बोला, स्टॉक मार्केट इज द टूल फॉर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो आपको अगर पेशेंस है और आपने गुड कंपनीज में इन्वेस्ट करके रख दिया है, दैट्स इट। पीपल, द कंपनी, द मार्केट, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने पेशेंस लूज कर देते हैं समटाइम्स एंड दे स्टार्ट पैनिक सेलिंग। वो अगर पेशेंस, अगर आपका सम मोर पेशेंस यू हैव, देन यू आर गोइंग टू मेक, जो उसमें उसने ऐसा बना के रखा है सिस्टम बर्कशायर में, वॉरेन बफेट, वो हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर नाउ, द सिस्टम इज रेडी, मनी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट वे। So, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, इतना छोटे में खत्म नहीं होगा, दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू। इसका 411.53 आ रहा है। इसका अच्छा कैलकुलेट किया 411. ये हमने एक एक्चुअली परसेंटेज निकालना था अपने को, गेन पहले डायरेक्टली मत करो डिवाइड, 10,700 अपॉन 100, हाँ यही हो गया, हाँ राइट, 7,000 राइट, मतलब 100 रुपीज पे यू गॉट 10,700 का गेन। हाँ बराबर ही किया, कितना मिला? 411.53 411.53 percentage wise 10,700 upon 100 into 100, 411 आ रहा है क्या पक्का? अच्छा हाँ 400, बहुत बड़ा आएगा राइट, 411%। तो अगर आपने बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर दिया था, मतलब अगर आपने 100 रुपए डाल दिए थे निफ्टी में, ऐसा, दैट निफ्टी का 100 रुपया विल टर्न आउट टू बी 10,800 रुपीज, 10,800 रुपीज। तो एनुअल आपका जो कंपाउंडिंग रेट है 411 आ रहा है पक्का? 10,700 divided by 26, 411. हाँ 10,700 divided by 26। हाँ यही आ सर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? 411% आ रहा है आपका। हाँ तो आप देख के देखो ना, 411% मतलब क्या है? रूल आपका 72 था, रूल 72 में दिया था ना आपको, 72 अपॉन ये करके देखो 411, 72 अपॉन 411 करके देखो, 72 upon 411 is how much? Around 0.2 मतलब एक साल के अंदर, within 20% of a year your money is getting doubled. That is what is happening. I think यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है अपना। फास्ट 200 400 तो थर्ड ईयर तक ही 1600 तक पहुंच। हाँ थर्ड ईयर की ये कुछ गड़बड़ है एक्चुअली कैलकुलेशन में, 411 नहीं आएगा ये आपको, जस्ट अ सेकंड, 100 का इट इज 10,800, सो इट शुड बी अराउंड 41%। हाँ वही 400 into, लेकिन ये तो इधर ये हमने ना बहुत छोटा वैल्यू लिया ना, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। लेटर्स अज्यूम के समझो 1000 लेते हैं अपन, you take 1000 then you'll get an accurate value. It was 100 but अभी 100 बहुत छोटा वैल्यू है ना, इसके लिए आपको थोड़ा वेग आंसर आ रहा है। 1000 समझो 95 96 में 1000 हो गया था, 96 में समझो 1000 हो गया था, तो यहाँ से आप लो 96 तो 24 इयर्स होता है, तो ये कितना हुआ आपका 9,800 का रिटर्न हुआ ना, 9,800 का रिटर्न ओवर अ स्पैन ऑफ 24 इयर्स। 408.33 408.33 408, ये आपका रिटर्न्स, ये आपका, हाँ ये डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 1000 into 100। हाँ अभी बराबर, हाँ राइट, वो एब्सोल्यूट ले रहा था, परसेंटेज नहीं, वो 9,800 डिवाइड बाय 24 और उसको फिर डिवाइड बाय 1,800 करना है।
नहीं नहीं, कंपाउंडेड कैसा होता है, आपका 100 रुपया है ना, वो समझो 180 हो गया, 100 का हो गया आपका 180 रुपीज ओवर अ स्पैन ऑफ से 6 ईयर्स। 6 ईयर्स का आपका कितना रिटर्न हुआ, 80 रुपीज, गॉट इट। 80 रुपीज अपॉन 100 इंटू 100 कितना परसेंट हुआ, 80%। 80% डिवाइडेड बाय 6, दैट्स योर एवरेज CAGR। यहाँ पे 9800 इज योर टोटल डिफरेंस। So 9800 on a capital of 1000, 9800 upon 1000 into 100 कितना होता है ये, 980। तो ये 980% है ओवर अ स्पैन ऑफ 24 years। 980% ओवर अ स्पैन ऑफ 24 years। 40.83। 40.8% ये आपका CAGR हुआ। जो हम लोग 15%, 16% बोल रहे हैं ना, ये 41% का CAGR हुआ है। ये करेक्ट 41% का। ये आप अभी अप्लाई करते जाओ, 7 मतलब आपका कितने टाइम में डबल हुआ है पैसा पता है? ये पैसा आपका डबल हुआ है बैठ नहीं रहा है वापस क्या, 1.7 ईयर। हाँ 2 years में डबल, लेकिन अगेन मिस्टेक हो। Sir, I think it would be returns upon the original value into 100 और उस हिसाब से I think हो जाएगा। रिटर्न्स अपॉन रिटर्न्स का परसेंटेज निकालने का एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, तो यील्ड का आपको मिलेगा ना। एक सेकेंड, 1 minute 980% over 24 years, so 40% is CAGR, 1000 how this calculation is not fitting over here। CAGR का कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है। We use calculators only directly, that's fine। Just a second। This figure है ना, ये 40.8 नहीं है, this figure comes to around 15 or 16%, 15 या 16% तक आता है। This is your 15-16% का CAGR which you earn over a span of 24 years। मतलब 15 या 16% मतलब every कितना years? Every 5 years। Every 5 years it will be 5 years it will be double। अगर आप 41 That is बोल रहे हो मतलब 41% के हिसाब से हर 1.7 इयर्स में डबल हो रहा है। डबल हो वो रहा है, थोड़ी हाँ होगा, वो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। हाँ CAGR का कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। CAGR का है ना, जस्ट चेक इट, 1000 का इट इज 11,700 divided by 1000 into 100 is 980। तो मैंने जो आपको बोला ना उससे आंसर आ रहा है 9.8% आसपास आ रहा है। अच्छा 1000 से 9.8 आ रहा है, 100 से कर तो 100 से आ रहा है 15-16%। 100 से करके देखो, 94 का 100 है और वहां से 26 से करके देखो, 97% आ रहा है, 98% है 100 से। सर एक सेकेंड। ये तो कैलकुलेटर में आप डाल दोगे ना, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपको। यू कैन पुट इट, ऑनलाइन ही मिलता है अभी तो।
फॉर्मूला शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है अपना डालने में। इन सिंपल टर्म्स है ना, CAGR वर्क्स लाइक दिस। अभी आपको बताया ना मैंने, 100 रुपीज है आपके एग्जाम्पल में। अगर इफ आई टेक ये वाला एग्जाम्पल, ये देखो ये वाला, अगर आज आप 5 लाख रुपीज यू पुट, ओके, सो आफ्टर 42 years दैट कम्स टू 6.4 crores। तो ये रिटर्न कितना हुआ आपका? 6.4 crores माइनस 5 lakhs, अराउंड 6 crore 6.4 crore का अप्रोक्स आपका रिटर्न हो गया। 6 crore का पकड़ो समझो, तो ये 6 crore का रिटर्न आपको मिला है ओवर 42 years। ऐसा है, 6 crore डिवाइड बाय 42 करोगे, 6 crore का रिटर्न, 6 crore whatever is the percentage, so 6 crore upon 5 lakh into 100 divide by 42 years, that's your approximate CAGR। आई थिंक अमाउंट बहुत छोटे ले रहे हैं ना, इसके वजह से ये हो रहा है। वो तो एक्चुअल आपको जो मैं CAGR बोल रहा हूँ ना, यू कैन सी इट इन द ऑनलाइन पार्ट चार्ट में, तो हर एक साल का इंडिविजुअल CAGR कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, टोटल रिटर्न। देख लो। हाँ, गूगल पे कैसा दिया है मैंने पढ़ा पर समझा नहीं मुझे। उसके कुछ किया है कि एंड ऑफ द ईयर पे जो अमाउंट होता है ना, हाँ, उसको बिगनिंग से डिवाइड करो, हाँ, फिर जो अमाउंट आएगा ना उसको रेस टू 1 अपॉन जो भी ईयर होगा एंड। अब वही एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा फॉर्मूला है। ये सिंपल हम लोग 4-5 हाँ साल का करते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके लिए हम लोग सीधा ये कर देते हैं कैलकुलेटर। उसका कैलकुलेटर अगर में कोई भी अमाउंट है, अगर उसको रेस टू 1 अपॉन क्या तो 40 है ना, वो करना है तो कैसे करने का? ऐप है ना, ऐप, एक मिनट, वो तो लॉग से करना पड़ेगा तुमको। ऐप है ना, लेकिन उसमें ये दिया रहेगा ना तुमको, गूगल में डालना कंपाउंड CAGR कैलकुलेटर डाल, सिंपली यू कैन पुट CAGR कैलकुलेटर इन गूगल। सर मतलब वो एन्युइटी वाला कैलकुलेटर ही हुआ ना? एन्युइटी वाला थोड़ा अलग है, वो आपको हर साल कितना रिटर्न चाहिए ना वो बताता है। हर साल आप विड्रॉ कर रहे हो या हर साल आपको देना है। CAGR का मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, आई शेयर द लिंक ऑल्सो एंड यू कैन कैलकुलेट ऑल द CAGR। जस्ट अ सेकेंड, CAGR कैलकुलेटर। देखो, एक कैलकुलेटर आ रहा है आपको, मिला होगा ऐसा CAGR कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, ये क्लियर टैक्स, उसमें दिया हुआ है। देखो, पहला कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिख रहा है CAGR। बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्ट, हमने 1000 लिया, निफ्टी का 100 ले लो, 100 डालो, बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ मच इज एंडिंग वैल्यू? 10,800। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ निफ्टी इज 10,800। Got it? And number of years, how many number of सर years? 10.42% आ रहा है। 24 years, 26 years, 26 years. If you see, your CAGR is 19.73%. Can you see that? I don't know if you're able to. और Yeah. ये जो एग्जांपल लिया ना 5 लाख वाला, इसका CAGR 26% होगा। कितना आ रहा है? 26.67 आ रहा है 5 लाख वाले का। एक मिनट, क्या किया तुमने? 5 लाख डाला है पहले, 5 लाख रुपीस डाला है। एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना डाला है? 12.89 आएगा, मैंने 5000 डाल दिया था। हाँ, अपना 12% ही लिया था ना हमने, कितना लिया था? हाँ 12% ही लिया। 12.89 आ रहा है। वो 12.89 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने वो रूल 72 जनरलाइज किया है ना, इसके लिए। वो रूल 72 मतलब एग्जैक्ट आपका 5 साल में डबल ना हो, 6 साल में 4.8 था ना, हाँ। 4.8 था। ये वाले में 4.8 था, 15 वाले में। हाँ तो 12 हर वाले 5 में साल पे 1 साल कम होगा ना? नहीं, 15 वाले पे इट वाज दिस 5 साल 4.8। अपना 12 वाला जो मैंने लिया ना, वो एग्जैक्ट 6 साल में नहीं होता है, 5 ईयर 8 मंथ 9 मंथ या 6.2 ऐसा होता है। इसके लिए वो 12.89 आया तुमको CAGR। ये 5 लाख वाले में डाल के लोगों, 5 लाख बन गया है 6.4 करोड़, 6 crore 40 lakhs। ओके, 6 crore 40 lakhs।
एंड नंबर ऑफ इयर्स कितना लिया हमने? 42 आ रहा है ना एग्जैक्ट 12.24%। देख 12% लिया था ना हमने। दैट्स योर CAGR, यू गेटिंग दैट? 12.24%। 15%, कोई भी टका आप ले लो, CAGR का कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल। CAGR इज नथिंग बट योर कंपाउंडेड रेट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। पूरा नेट 12% तो मिला ही आपको, बट वो 12% हर साल नहीं मिला है आपको, बताया था मैंने। एज द मार्केट फ्लक्चुएट्स, कभी कम रहेगा, कभी 10, कभी 9, कभी 6, कभी 12, 18, 20, 22, ऐसा भी हुआ है। So that's how it works. Okay. So that's about it. ये अपना लोन बैच तो ये तो रह ही गया, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पीपल सी देयर इज, इसका भी एक कोट है, मेनी पीपल अर्न। ओके, मेनी पीपल अर्न, सम पीपल सेव एंड वेरी फ्यू इन्वेस्ट। रिमेंबर दैट, मेनी पीपल अर्न, कमानी सबका होने वाला है, तुम लोग भी अर्न करने वाले हो। सम पीपल सेव but very few people, you know how many people invest in mutual funds and stocks in India out of a population of 130 crores? 4%। अभी हुआ है 2.5-3% हार्डली। सर आपका जो कोड था ना वो था इन द शॉर्ट रन मार्केट इज अ वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन, हाँ, इन द लॉन्ग रन इट इज वेइंग मशीन। इन द शॉर्ट रन इट इज वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग रन इट इज वेइंग मशीन। शॉर्ट रन में तुम खाली वो वोटिंग करके डिसाइड कर लो, लॉन्ग रन में तुम्हारा एक्चुअली वजन क्या है तुमको पता चलेगा क्या चलने वाला है। सो बेसिक मेन गड़बड़ क्या हो जाती है पब्लिक की? पीपल गो फॉर चेजिंग हायर रिटर्न्स इन शॉर्ट टाइम। छोटे छोटे टाइम में फास्ट रिटर्न्स करने जाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट, बताया था ना, फास्टेस्ट वे टू डू एनीथिंग इज टू गेट बैंकरप्ट। कभी लाइफ में नहीं होने वाला है। ओके, तो गो स्लो एंड स्टेडी एंड लेट इट कंपाउंड। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव डन इट प्रैक्टिकली। राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, यू हैव डॉली बिंद्रा ना, मतलब वो वाली नहीं, देयर इज अ स्टॉक एक्सचेंज वाली है, एंड बहुत सारे हैं और तुम यूट्यूब पे इसमें ये फोरेन जुवेलिया भी है। फोरेन जुवेलिया आता है, फोरेन जुवेलिया को स्मॉल कैप स्मॉल कैप में बहुत है। These all have compounded and सबका मंत्र is same. Remember that. It's not rocket science to invest. Just remember to be invested for a long time. That is what is going to get you compounded. चलो और करना है डिस्कशन? बस हो गया इस पर, आज के लिए काफी हो गया, ओवरडोज हो गया। करना है तो बोलो और करते हैं थोड़ा। सर ये कितना भी करो चलेगा, ऐसा मत बोलना ना लास्ट का। तो मैं हाँ सम चलो आज का बस है, इसमें है ना थोड़ा और अगर आपको सुनना है तो बोलूं मैं, इज इट ओके? कल 12:30 बजे चालू कर देना डिस्कशन सर। अच्छा ठीक है चलो। तो आज का अभी होमवर्क ले लो, वांदा नहीं, टेक द होमवर्क। सर एक दिन होमवर्क मत दो। एक ही सम है, इसमें लोन अकाउंट बनाना है अपना सेम। सम नंबर हाँ 29th, सम नंबर 29th, राजीव, रमेश एंड राजेश। ये लोन अकाउंट समझ में आ गया आपको? बाय इंटरेस्ट एंड टू बैंक वाला, ये समझा? सेम है, सम नंबर 29, राजीव, रमेश एंड राजेश, ठीक है।
आपको ये भी बनाने का है, अपना मेन सम करना है, उसके बाद नीचे पढ़ो 6% इंटरेस्ट टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन के बाद 3 साल का लोन अकाउंट। ओके, जस्ट वन सम, और कुछ पेपर का आज नहीं दे रहा हूँ, पेपर का कल से हम लोग करेंगे वापस। आज एक ही सम है रिटायरमेंट का, सम नंबर 29 विथ लोन अकाउंट, नो जर्नल, ओनली लोन अकाउंट। ओके, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज या ये डिस्कशन अगर करना है तो यू वेट, अदरवाइज कैन